Hello everyone, ready for a new discussion and बेटा दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर एग्रीकल्चर। मतलब हम अपने अध्याय के अंतिम पड़ाव पर हैं। ठीक है, हमने अपने अध्याय में बहुत कुछ किया। अब हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं बेटा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। पहले तो हमें देखना है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन बेटा एक इस तरह की प्रक्रिया या प्रोसेस होती है ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटग्रेशन अमंग पीपल। मतलब जिसमें लोग कह लो आप, या कंपनीज़ कह लो, या सरकारें कह लो, ठीक है ना, विश्व स्तर की जितनी भी है वो एक दूसरे के नज़दीक आती है। उनके अंदर अंतःक्रिया इंटरेक्शन भी होता है और इंटग्रेशन का मतलब मिलना भी। ठीक है, तो विभिन्न लोगों का, विभिन्न कंपनियों का या सरकारों का वर्ल्ड वाइड, मतलब द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, वो आपका क्या है, ग्लोबलाइजेशन। मतलब हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी करते हैं, और ये आपका और ज़्यादा तेज़ हो गया। मतलब ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस कब, जब आपकी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई, नए तकनीकें आने के बाद, या आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन आ जाने के बाद ये आसान हो गया। अब इजीली हमें पता चल जाता है कि किस देश को, ठीक है ना, कब किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना, कौन से उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, या फिर उन्हें कौन सा प्रोडक्ट है वो किस समय चाहिए, या हमें कहाँ कंपनी लगानी चाहिए जहाँ हमें फ़ायदा है, ठीक है, या कौन सा ऐसा एरियाज़ है जहाँ पर इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हम वहाँ सप्लाई करते हैं। ये सब किससे पता चलता है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप कम हो गया है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन गैप कम होने जाने के कारण हमें इजीली बेटा जानकारी मिल जाती है इन सब चीज़ों की। ठीक है, इसलिए ग्लोबलाइजेशन है उसने क्या, वर्ल्ड इकोनॉमी को जोड़ दिया है, लोगों को एक दूसरे के करीब ले आई है। पर इस चैप्टर में हमें जो करना है वो किस चीज़ के बारे में, कि उसका एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप पूरा डिटेल से करोगे, आपके एक इको का चैप्टर है, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ इतना ही देखना है, क्योंकि हम किसानों के बारे में पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो हमें ये देखना है कि खेती के ऊपर या कृषि के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, किसानों को कैसे इसने प्रभावित किया है। तो बेटा जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी प्रकार से आप ये कह लो कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। शुरू में पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें अट्रैक्ट करते हैं तो हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं या प्रयोग में भी लाते हैं। हाँ, हो सकता है कि बाद में हमें नज़र आए कि इसके ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि नकारात्मक या आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो और पॉजिटिव ज़्यादा हो, तब हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। पर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत घातक है तो हमारे लिए मुश्किल भी होता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसका हमारे पास कोई उपाय नहीं होता। देखिए, अब हमें ये देखना है कि दोनों प्रभाव देखने बेटा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, किसके बेटा, ग्लोबलाइजेशन के, और किस पर, कृषि पर, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, तो जो हम पहले ले रहे हैं बेटा वो नेगेटिव इम्पैक्ट ले रहे हैं, मतलब नकारात्मक प्रभाव जो हैं खेती पर पड़े हैं, किसानों के ऊपर जो पड़े हैं। तो बेटे आपको बहुत पीछे लौटना पड़ेगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। आप चले जाइए जब हम गुलाम थे उस वक्त पे आ जाइए। देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए न्यू फिनोमेनन, एक नई घटना नहीं है, उस वक्त से ही है। इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये उपनिवेश के दौरान भी थी, ठीक है। तो अब 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो उस वक्त आपके यूरोपियन ट्रेडर्स हैं वो भारत में आए थे, है ना। यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया एट द टाइम। टू इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व के अंदर आप ये कह सकते हो कि विभिन्न देशों में भारतीय मसाले जो हैं वो निर्यात किए जाते थे, और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है ना। सदर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो आप ये कहोगे वहाँ पर मोटिवेट किया जाता था आपके जो फार्मर्स को, या एनकरेज किया जाता था, दे वर एनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स, ठीक है। अब हमें देखिए यही देखना है इसमें कि उस वक्त क्यों किया जाता था बेटा ये गर्म मसालों के लिए, क्योंकि निर्यात की जाती थी। उस वक्त जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था तो उन एक्सपोर्ट मटेरियल के अंदर आपके मसाले हैं वो मेन होते थे, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक। अब देखिए ब्रिटिश पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही आपके अंग्रेज़ जो हैं या ब्रिटिशर्स हैं वो भी ऐसे आए थे, ठीक है, और वो जो है वो कॉटन बेल्ट्स जो है इंडिया की, उन्होंने उनको अट्रैक्ट किया था, और अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कि वहाँ के जो भी वस्त्र उद्योग थे उन उद्योगों को भारत से कच्चा माल, कपास मतलब जो है वो निर्यात किया जाता था। तो वहाँ के जो मेन थे मैनचेस्टर और लिवरपूल, ठीक है ना, मैनचेस्टर और लिवरपूल जो थे वो सूती वस्त्र उद्योग जो हैं भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फले फूले थे। मतलब ये है कि यहाँ से जो कॉटन एज ए रॉ मटेरियल जाती थी उसी को वो वस्त्र के अंदर कन्वर्ट करते थे,
ठीक है, और वही फिर हाई प्राइसेस में इंडिया में सेल किया जाता था। तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ ना, यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जा रहा है और बेटा रेडीमेड या तैयार जो है, ठीक है ना, उस तैयार माल को वो इंडिया में हाई प्राइसेस पर सेल कर रहे हैं, मतलब सस्ते में लेके जा रहे हैं और महंगे में हमें लाकर उस प्रोडक्ट की फिनिशिंग करके हमें दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा आप और ले सकते हो बेटा एक, कि जब आपने जो चंपारण मूवमेंट किया था नेशनलिज्म इन इंडिया में, तो उसी तरह से देखिए आपने पढ़ा था कि मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था, बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड, है ना, कि किसानों को मजबूर किया जाता था उनकी भूमि के ऊपर नील लगाने के लिए, लेकिन ज़रूरी था उनके लिए, किसानों के लिए, कि वो अपने लिए फूड ग्रेन या अनाज लगाएं। क्यों किया जाता था बेटा नील लगाने के लिए? बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ के नील में बहुत चमक होती थी, ठीक है ना, इसीलिए किसान जो थे वो क्या थे, अनएबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज़। तो इससे किसानों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, मतलब उन्हें एडवांस में या पेशगी के रूप में पैसे दे दिए, रकम दे दी जाती थी, कम कीमत दे दी जाती थी इंडिगो के लिए, ठीक है, और फिर उसको वो अपनी मंडियों के अंदर ले जाते थे, हाई प्राइसेस पर सेल करते थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अंडर ग्लोबलाइजेशन द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंज। उन्होंने एक नई चुनौती का सामना भी किया आफ्टर 1990, मतलब आप ये कह सकते हो उस दौरान भी या 1990 के बाद भी। ठीक है, अब ये जो नई चुनौतियाँ थी ये किस प्रकार की थी? पहले तो हमने नील की खेती की, इनकी बात की ना, अब जो नई चुनौतियाँ थी वो किस प्रकार की? देखो बेटा, कि जिन चीज़ों में भारत बहुत अच्छा उत्पादक था, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो फसलें जिनमें वो मेन प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, या इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं राइस में, कॉटन में, रबर में, टी में, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस। हमने बात की थी ना अभी स्पाइसेस की। तो इन सब फसलों के अंदर कौन कौन सी होगी बेटा? ये चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी या कहवा कह सकते हैं, ठीक है, आपका जूट मतलब पटसन और मसालों। इनमें मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ हो गई। ठीक है, उनके साथ कंपटीशन में नहीं रह सकती थी। तो उसके पीछे रीज़न था कि हम इतना अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, इनमें अच्छे प्रोड्यूसर हैं, फिर भी क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनके किसानों को सब्सिडी देती थी, ठीक है ना, सहाय का मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह, इनके लिए पैसे देना। आप कोई भी चीज़ तैयार करते हो तो उसको तैयार करने के लिए जो लागत या जो कॉस्ट आती है, आप उस कॉस्ट को उसके प्राइस में ऐड कर देते हो मेहनत में, कि एक चीज़ को बनाने के अंदर आपके 4 रुपये खर्च हुए, आपने 3 रुपये उसके अंदर अपनी मेहनत के और सबके लगा दिए, ठीक है ना। अब आप उसे कितने में बेच रहे हो? 7 रुपीज़, 7 रुपये के अंदर बेच रहे हो, तो 3 रुपये हैं वो आपकी मेहनत के, या आपको उसमें क्या प्रॉफिट हो गया है ना। अब वो 4 रुपये आपको सरकार दे देती है, जो आपकी कॉस्ट है वो 4 रुपये अगर आपको सरकार ने दे दिए, ठीक है, आप बेच रहे हो उसको 7 की बजाय कम में भी, 6 में या 5 में भी, तो भी आपको तो फ़ायदा ही हुआ ना बेटा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो तो गवर्नमेंट ने पे कर दी ना, तो वो सब्सिडी होती सहाय की, ठीक है ना। भारतीय किसानों को ये सब्सिडी नहीं मिलती थी, तो वो जो भी प्राइस तय करते थे उसके अंदर उनकी कॉस्ट भी और मेहनत दोनों होती थी। अब मार्केट के अंदर 2 चीज़ें आ रही, सपोज करो व्हीट या राइस या कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना। एक तरफ आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उसको 5 रुपीज़ में दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप 7 रुपीज़ में दे रहे हो और क्वालिटी सेम है, तो ऑब्वियसली कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। आप प्राथमिकता किसको देंगे बच्चे? वो ना जो 5 रुपये में मिल रही है सेम क्वालिटी की सस्ती, तो उन्हें तो 5 रुपये में बेचकर भी लॉस नहीं होता, ठीक है। और बेटा हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है 7 रुपये के हिसाब से, क्यों? क्योंकि इतनी महंगी हमारा कोई ख़रीद नहीं रहा है, इसलिए हमारी सरकारें जो हैं वो किसानों को सहाय की नहीं देती थी। तो अच्छे प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी, ठीक है ना, हम इस कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते थे। और इसका सबसे बड़ा बुरा कह लो या बड़ा जो इम्पैक्ट या प्रभाव पड़ा बेटा, वो आपके किस पे? जो छोटे किसान या खेतीहर मजदूर थे उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो छोटे किसान थे उनके पास छोटी ज़मीन होती थी ना, और वो वर्ल्ड लेवल पर, हम ये कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पर, उस कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते थे। मतलब प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी सस्ती कीमत पर वो नहीं दे सकते थे। मतलब बेटा ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। देखो एग्जांपल लो कि आप अपनी क्लास के अंदर अव्वल नंबर पर आते हैं और अच्छा काम भी करते हैं, टीचर्स की आंखों के तारे हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया आपका काम है, और स्कूल में भी कह लें कि आप बहुत अच्छे हैं। आपके मन में ये रहता है कि हाँ मेरा काम बहुत अच्छा है और मैं बेस्ट हूँ, ठीक। पर आप तब तक ही बेस्ट है ना जब तक आप अपने जैसे ही या अपने से ऊपर 10 लोगों से नहीं मिलते हैं, तब तक आप बेस्ट हैं। अब यही कंपटीशन हो जाता है जहाँ पर ऐसे ही बेस्ट निकाले जाते हैं अलग अलग स्कूल से, अलग अलग स्टेट से, और उनके बीच आपको खड़ा किया जाता है। तब आपको ये रियलाइज़ होता है देखकर कि आप बेस्ट नहीं हैं, आपसे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं।
तो यहाँ आपके ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, मतलब आप डिमोरलाइज हुए कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगा कि आपको तो अब बहुत कुछ सीखना है। क्या रीज़न है कि ये इतने इंटेलिजेंट है या इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप जिज्ञासु हो गए वो जानने के लिए, है ना। डिमोरलाइज हुए एक बार जब आपको ये पता लगा आप इनसे नीचे हैं, फिर आप में ये ललक या जिज्ञासा भी जगी कि आपको भी इनके जैसा बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो जो पहले आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि एक बार आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ आप इतने अच्छे नहीं हैं जितना अच्छा आप सोच रहे थे, सेम वही किसानों के साथ है। जहाँ हम प्रोडक्शन में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, जब ग्लोबल लेवल पर वो कंपटीशन के लिए आया तब हम सोचने के लिए विवश हो गए कि क्या रीज़न है कि हमारा प्रोडक्शन इतना अच्छा होने के बावजूद भी कंपटीशन में आने के बाद भी हम पिट रहे हैं, ठीक है, और उसकी बिक्री इतनी नहीं हो रही जितनी औरों की डिमांड है। तब हमने पता लगाया सब्सिडी के बारे में, या गवर्नमेंट उनकी जो सहायता करती है उसके बारे में, या उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट थे जो हमें एनकरेज कर रहे थे। चलिए बेटा जी, अब आ जाइए पॉजिटिव इम्पैक्ट पर, सकारात्मक प्रभाव पर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कुछ समय के लिए डिमोरलाइज हुए तो आपने ये जानना चाहा कि क्या रीज़न है कि आपसे ऊपर जो बेस्ट हैं या अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो वो किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप जानना चाहते हो कि उनका पढ़ने का तरीका क्या है, कहाँ कहाँ से वो नॉलेज को गेन करते हैं, कौन सी चीज़ें खाते हैं कि माइंड है वो शार्प हो, एक्सरसाइज या योगा करते हैं कि नहीं करते हैं, पढ़ने का क्या तरीका है, ठीक है, किस तरह से नोट्स बनाते हैं। तो आप ये सब जानना चाहते हैं उनसे कि उनका तरीका या पैटर्न है किस प्रकार का है, उनसे कुछ ज्ञान की बातें लेना चाहेंगे। तो वही हमारे साथ भी था। फार्मर्स जो हैं, जब उनके सामने बेटा ये चुनौती आ गई तो उन्होंने भी ये तय किया कि उन्हें इस चुनौती से लड़ना है। वैसे ही जैसे आपको लगा कि आप बेस्ट नहीं, पर आपको बेस्ट तो बनना है, आपको वो सब करना है, ठीक है। तो यहाँ किसानों के साथ भी था। इससे क्या हुआ, दे विल ट्राई टू इनेबल दैम एज दे कैन कम्पीट एट ग्लोबल लेवल, कि वो अपने आप को विश्व स्तर पर तैयार करेंगे कि वो उनके साथ मुकाबला कर सकें। और इसीलिए जैसे हमने पैकेज टेक्नोलॉजी वाला पढ़ा था ना, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है ना, हरित क्रांति, तो वो वही है कि हरित क्रांति के अंदर आपकी जो मेन सैरल या फूड क्रॉप्स थी उससे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है ना, हमने किसानों को मोटिवेट किया कि वो अपने उत्पादन को बढ़ाएं, अच्छी क्वालिटी भी और आपके बम्पर पैदावार भी होगी। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ समय बाद हमें ये पता चला कि उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जो दावे या यूँ कह लो कि जो वादा किया था वो तो पूरा किया, पर उसके साथ साथ एनवायरनमेंट आपका डिग्रेड भी हुआ, मतलब कंट्रोवर्सीज भी थी, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो कि लैंड डिग्रेडेशन हुई, किसके कारण बेटा, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स या ड्राइंग एक्वाफायर्स या वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, ये सब धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गए, विलुप्त होते चले गए, कि आपके जो ग्राउंड वाटर था वो सूखना या आपकी जैव विविधता है वो ख़त्म होगी। तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे, पर एक समय हमने वो प्रयास किया, ठीक है। फिर दूसरा आपका, जैसे उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते थे, तो अब हमें ये था कि हम क्या यूज़ करें, आपकी लैंड डिग्रेड ना हो, एनवायरनमेंट पोल्यूट भी ना हो, ठीक है ना, डिसीज़ या कैंसर जैसी बीमारियां भी ना फैले। तो क्या करें, तो आपका नया पैटर्न आया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना, इज मच इन वर्क टुडे बिकॉज इट इज़ प्रैक्टाइज्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स, कि जैविक खेती में आप, जैविक खेती जो है उसमें आप उन रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं जो आपके केमिकल से या फिर आपके फैक्ट्रीज़ के अंदर बनती हैं, ठीक है ना। आपकी बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो इस तरह से होती है जिसके अंदर आपका मैन्योर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, नेचुरल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया जाता है, उन जिसका प्रयोग करने से ना तो आपकी लैंड डिग्रेड होती है और वो प्रोडक्ट आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर बेटा इसके साथ साथ जो आपके फार्मर्स थे वो मोटिवेट भी हुए, ठीक है ना, किसके लिए, डाइवर्सिफाइड देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सैरल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, कि वो जो खेती कर रहे थे पहले सैरल क्रॉप्स की या फिर जिनमें पानी भी ज़्यादा चाहिए था या खाद्यान्नों की, उनके स्थान पर वो कीमती फसलें मतलब हाई वैल्यू जो क्रॉप्स हैं वो लगाएं, जिससे उन्हें बाज़ार के अंदर मुनाफा भी होगा और फ़ायदा भी होगा। तो इससे क्या, उनकी इनकम भी ज़्यादा होगी और जो एनवायरनमेंट डिग्रेड है वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर हम वो फसलें लगाते हैं जिनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो आपके एक्वाफायर्स है वो धीरे धीरे कम, मतलब आपका ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है, और आपकी लैंड है वो डिग्रेड भी होती है। तो इसीलिए उनको प्रोत्साहित किया गया जिनकी मार्केट में डिमांड भी थी और जिनके अंदर ज़्यादा पानी और मेहनत की आवश्यकता नहीं थी। देखो ये कुछ समय के लिए ठीक है, परंतु अगर हमेशा ही बेटा आप सैरल क्रॉप्स की बजाय, मतलब खाद्यान्न फसलों की बजाय आप दूसरी क्रॉप्स कॉमर्शियल या कोई और लगाते हो, तो इसका मतलब जो मेन फूड क्रॉप है वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, है ना, आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप तो वो नहीं लगा रहे ना, और पॉपुलेशन इतनी लार्ज है आपकी या बहुत ज़्यादा है, तो आपको आवश्यकता उनकी भी है। तो कुछ समय के लिए ठीक था, क्योंकि हमने बात की थी कि हमें यहाँ अकॉर्डिंग टू डिमांड काम करना है, कि
परिवर्तन करते रहना, हर बार सेम फसल नहीं कि अब ये लगा रहे तो हम कुछ वर्षों तक वही लगाएं। तो यहाँ वो शस्यावर्तन वही कि हमें चेंज करना है। तो इसमें भी प्रोत्साहन मिला लोगों को कि उसकी बजाय वो हॉर्टिकल्चर या आपकी औषधीय जो फसलें हैं या बायोडीजल फसल जो आपकी हैं, जैसे इसमें आपके नाम भी होंगे जट्रोफा का या जोजोबा का, इनके अंदर लेस इरिगेशन की ज़रूरत होती है किसकी बजाय, रादर देन राइस और शुगर केन। ठीक है ना। सो इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो ए वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। और भारत की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं या फिर आप ये कह सकते हो जलवायु विविधता, ठीक है ना, वो विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर इसको उपयोग में ला सकती हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम समय के हिसाब से तैयार हो जाएंगे ग्लोबल लेवल पर compete करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ। ठीक है ना। अपने उत्पादन को बेहतर कैसे बनाना है, ठीक है, जिसकी उस वक्त डिमांड है उसको कब लगाना है, प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ भी करना है पर लैंड डिग्रेड ना हो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करनी है सही तरीके से। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए जो किसानों पर पड़ा या जिनसे हमने या आपने सीखा। ठीक है बेटा, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। और अगर बेटे आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।